वोट यात्रा में कल आपने देखा अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी अपने लिए वोट मांगती नजर आई। ये अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ वोट यात्रा शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं वैशाली लोकसभा सीट के बारे में और आरजेडी उम्मीदवार रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में। वैशाली लोकसभा सीट में आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह, एलजेपी के रामा सिंह और जेडीयू के विजय साहनी के बीच कड़ा मुकाबला है। वैशाली सीट के मुख्य मुद्दों की बात करें तो यहां मोतीपुर चीनी मिल शुरू होने की मांग लंबे समय से है। बाढ़ के निदान के लिए कारगर कदम उठाए जाने की जरूरत है। कांटी थर्मल पावर का पुनरुद्धार किया जाए। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाया जाए। अब जानते हैं कि आखिर कौन है रघुवंश प्रसाद सिंह। 67 साल के रघुवंश प्रसाद सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। 1996 में वो जनता दल के टिकट पर निर्वाचित हुए। 1998, 99, 2004 और 2009 में आरजेडी के टिकट पर जीते। रघुवंश प्रसाद सिंह की कुल संपत्ति है 1 करोड़ 80 लाख रुपए। तो वैशाली लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ शुरू होती है वोट यात्रा। साथ में होंगे रिपोर्टर रवि रंजन। लोकतंत्र की जननी जन्मभूमि वैशाली का जो प्रतिनिधित्व करे, लोकतंत्र का असली प्रहरी उसे ही कहते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिनको मनरेगा का हीरो कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। निर्मल ग्राम योजना हो, मनरेगा हो, देश में इन योजनाओं को जिसने मूर्त रूप दिया, जिसने अपनी सोच से इसको कह सकते हैं इसको प्रकट किया, रघुवंश प्रसाद सिंह वही व्यक्ति हैं। वैशाली से इस बार राजद के प्रत्याशी हैं और अपनी वोट यात्रा पर थोड़ी देर बाद वो निकलेंगे। सुबह मॉर्निंग वॉक, हल्का नाश्ता, लोगों से मिलना जुलना, स्नान के बाद वो भोजन करेंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे। ये रोज़ का उनका रूटीन है। अभी उनके स्नान का समय हो गया है, लेकिन उससे पहले, वोट यात्रा से पहले हम बातचीत करते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह से। यार, इस बार मुद्दे अजीब अजीब आ रहे हैं। कोई कहता है सांप्रदायिकता मुद्दा है, कोई कहता है विकास मुद्दा है। असल में ये मुद्दा है क्या? चुनाव किस पर लड़ा जा रहा है? चुनाव के समय में सभी मुद्दे आते रहते हैं, तो मुद्दा रहना भी चाहिए। विकास वाला कोई कहे तो भी वाजिब बात है। सांप्रदायिकता का देश पर खतरा है, यह भी सभी सेकुलर लोगों को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। देश बचाने का सवाल है, इसलिए ये सभी मुद्दे चुनाव में हैं। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो वैशाली से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, फिर आप मैदान में हैं। आपके पास मुद्दे क्या हैं? आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो आप किन मुद्दों के साथ? जनता के बीच मैं जा रहा हूं तो मैं पीड़ित व्यक्ति हूं, इसलिए कि मुझे कोई उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है। आम जन के बीच में मैं जाता हूं, कोई वोट का जिक्र नहीं होता। बूढ़ा बूढ़ी पेंशन नहीं मिला गरीबों को, 6 महीना साल भर से रोक कर रखे हुए हैं। जहाँ मैं जाता हूँ बूढ़ा बूढ़ी गरीब आदमी जुटता, कहाँ से बूढ़ा बूढ़ी पेंशन न मिलल। हमने पूछा सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट का, कहा जे नहीं, इस पर कोड नहीं है। कोड नया में मंजूरी पर है, लेकिन इस पर कोड नहीं है। हाँ, उन्होंने लिख कर कहा भेज दीजिए, हमने लिख कर भेज दिया। उन्होंने कहा हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, फिर भी उन लोग को नहीं मिला। हमको लगता है वोट के बाद मिलेगा। फिर 4-5 महीने से पीडीएस का अनाज गायब है, नहीं मिल रहा है अनाज। गांव में जो गरीब आदमी 22 रुपये किलो आटा है, तो चाहता है सरकारी जो पीडीएस दुकानें हैं उससे अनाज सस्ता में मिलता, गरीब आदमी का भूखमरी की स्थिति हो सकती, क्योंकि कहाँ से लाएगा पैसा, वो नहीं मिल रहा है। पूछा डीलर साहेब क्यों नहीं अनाज मिला, वो कहते हैं जे 4 महीना के हम पैसा जमा कर ले कि बाकी अनाज नहीं। लेकिन अभी सब चुनावी माहौल में लोग लगे हुए हैं, हम कहाँ चुनावी माहौल में, हम तो बूढ़ा बूढ़ी पेंशन, फिर बिजली कहीं नहीं लगी।
अब कुछ घर में लगा, कहीं पोल गाड़ कर छोड़ दिया, कहीं मीटर बिछा दिया, बहुत कहीं ट्रांसफार्मर जला हुआ है। कहता है ये कहिया हम बिजली करण के बाद भी हम अंधकार में हैं, कर कौन उपाय। गांव में यही, कोई हाई स्कूल में मास्टर ही नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, जीर्ण शीर्ण हो गया है सब। तो ये सभी समस्याएं जहां मैं जाता हूं लोग बताते हैं। आप ये कह रहे हैं कोई वोट का जिक्र करते, जाओ ना वोट सब एक तरफा है, कहीं कोई लड़ाई कहाँ है, लोग बोल देते, कोई कुछ जिक्र कर देता उसमें तब। नहीं तो आमतौर से हम अभी भी समस्याओं से ही, गरीबों की समस्याओं से ही जूझ रहा हूँ। कहीं मैं जाता हूँ, किसान लोग कहा जी बनैया सुगर और नीलगाय से जान बचाइए, बर्बाद कर रहा है फसलों को। सरकार की घोषणाएं हैं लेकिन न उनको मुआवजा मिलता, न उनके सुरक्षा का उपाय है। तो किसान अलग तबाह हैं। और ये तो गंडक नदी और विभिन्न चौड़ है और इसमें बड़ी संख्या में घोरपरास या नीलगाय जो नाम दिया जाए, अब बनैया सुगर दियर के इलाके में वो सब आलू के उखाड़ कर खा गया। आप ये कह रहे हैं कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार और सरकार का फेल्योर इस बार यही आपको वोट दिलाएगा? नहीं, वोट तो इसी लोग तय किए हुए है। वोट कहाँ है, को जो आए उम्मीदवार कोई चिंता है किसी को? वो तो इसलिए सारा गरीब आदमी एकजुट हो गया है, भला आदमी एकजुट हो गया है। और इससे गरीब आदमी और भला आदमी से बचे हुए जो लोग हैं से इधर उधर मंतर पढ़ रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह से बातचीत करने में ये मुद्दे जरूर उठने चाहिए कि जिस तरफ राजनीति जा रही है ये गंभीर मसला है। रामदेव कुछ कहते हैं, कोई और कुछ कहता है, मोदी कुछ कहते हैं, गिरिराज सिंह कुछ कहते हैं। ये सब राजनीति को एक बहुत खराब स्थिति में पहुंचा रहा है। आपको लगता है खराब स्थिति में? इसीलिए ना सभी सेकुलर फ्रंट, सेकुलर पार्टियों को एकजुट होना चाहिए था, लेकिन सेकुलर पार्टी के नेता लोग एक नहीं कर सके, कुछ ही लोग एकजुट हुए। लेकिन आम जनता ना असली मालिक है। पार्टी जो नहीं कर सकी, नेता जो नहीं कर सके, उसे जनता करेगी। और जनता एकजुट हो गई है कि सांप्रदायिक ताकतों को चकनाचूर हम करेंगे। इसी में विभिन्न किस्म का बयान नहीं देखते, कहता जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ करेगा वो पाकिस्तान चला जाए, ऐसा बयान सब आता है। और रामदेव बाबा साधु जी योग सिखाते थे, वो अलग उन क्या क्या बोल जाते हैं। इसलिए इस सब से समाज में बहुत गिरावट की स्थिति हो गई। नेता लोग का काम है मार्गदर्शन, रोशनी बताने का। देश का महात्मा गांधी थे और एक से एक आज़ादी की लड़ाई में नेता हुए। उसके बाद में भी बाबू जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर। अब का स्तर सब देख रहे हैं, कुछ का कुछ लोग बोलता। इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, इतने तरह के लोग हैं, इसमें संयमित भाषण का और एक गाली गलौज नहीं होना चाहिए। इससे वातावरण खराब होता है। इस बार का चुनाव इन्हीं मुद्दों पर, ऐसी ही बातों पर हो रहा है। तो ये लग रहा है कि माने वाक युद्ध जो चल रही है ये आखिरकार लोकतंत्र के लिए जो उचित है, लेकिन गिरावट मर्यादित होना चाहिए, सीमा के अंदर होना चाहिए। और ऐसी बात कोई न हो जिससे समाज के किसी तबके को तकलीफ पहुँचे। एक मेरा दूसरा सवाल है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस बार बहुत अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं कि क्या? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद का सफाया होगा, रामविलास जी कुछ और कह रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी टीम सुनी से नहीं न है भाई, जनता यही की न है। तो जनता में जाकर लोग देख ले, सुन ले, और सर्वेक्षण तो लोग करते हैं, कुछ जायज़ नाजायज करते रहते हैं। या लोग को तो बुझा जाता है कि लोगों का रुझान क्या है, किस तरफ है। सारे लोग एकजुट हो गए, सांप्रदायिक ताकत को पराजित होना है। लेकिन फेडरल फ्रंट की बात जब हो रही थी तो आप लोग क्यों नहीं फेडरल फ्रंट के साथ हुए? कांग्रेस के साथ आप क्यों खड़े हैं, जबकि राहुल जी के खिलाफ जो बातें चल रही हैं, वाड्रा के खिलाफ जो बातें चल रही हैं सब? अब फेडरल फ्रंट का जो सांप्रदायिकता है, जो उनकी ताकतें हैं, उसकी चुनौती के मुताबिक केवल वो पर्याप्त हैं। इसीलिए हमारे ख्याल में सेकुलर लोगों को, पार्टियों को एकजुट होना ही पड़ेगा। वोट के पहले हो जाने से अच्छा होता, नहीं कर सके तो वोट के बाद होगा। जो कई नेताओं का मैंने बयान, वामपंथी का, श्री प्रकाश करत का भी देखा है कि वोट के बाद होगा। तो ये उचित नहीं है जनता पर छोड़ देना कि आप अपन कंसोलिडेट होइए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, या ईगो या विभिन्न सीटों के चलते लोग अलग अलग रह गए, ये ठीक नहीं है।
क्या नरेंद्र मोदी की कोई लहर है, आपको लहर दिख रहा है? लहर नहीं है, उनका प्रचार है। आरएसएस के लोग लगे हुए हैं उस प्रचार में और अनाप शनाप खर्च सुनते हैं। कोई कहते हैं कई हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ, कोई एजेंसी बहाल हुई है अंग्रेजी विदेशी जो उनका प्रचार तंत्र में लगा हुआ है। तो वही प्रचार है, हवा नहीं है जनता के बीच। जैसे मैं एक साधारण उदाहरण देता हूँ, इसी इलाके में एक नरेंद्र कुमार सिंह हैं, 3 बार से भाजपा के एमएलसी होते रहे हैं, उसमें ग्रेजुएट टीचर लोग वोट देते हैं। और एक राम कुमार सिंह है, कांग्रेस में रहते थे, हम लोग के साथ भी रहे हैं। इस बार भाजपा की लहर देख करके उधर भाजपा के टिकट ले लिए, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी और शिक्षक वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वो दोनों में जो 3 बार से बिना मोदी की लहर के जीतते रहे, वो मोदी की लहर में हार गए। पढ़े लिखे के बीच जब उनकी यह दुर्दशा है, लहर कथित तथा कथित लहर कहने के बाद, तो आम जन और गरीब आदमी में उनका तो कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इस बार मुन्ना शुक्ला ने फिर चुनौती दे दी आपको। उनकी वाइफ खड़ी हो गई हैं, रमा सिंह हैं, और ये जदयू के तरफ से भी एक प्रत्याशी हैं। उन लोग की आपसी लड़ाई है, हमसे उन लोग की कोई लड़ाई नहीं है। वो 2, 3, 4 में कौन रहेंगे, इसकी लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। चलिए, 2, 3, 4 में कौन रहेगा इसकी लड़ाई है। रघुवंश प्रसाद सिंह ये दावा कर रहे हैं कि इस बार भी वो वैशाली का प्रतिनिधित्व करेंगे और इसी के लिए वो जनता से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। तो हम भी शामिल होंगे रघुवंश प्रसाद सिंह की वोट यात्रा। वोट मांगता मैं नहीं हूँ, हाजिरी देता हूँ। रघुवंश प्रसाद सिंह सुबह घर पर काफी देर तक लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी। उनका रोज का रूटीन इस तरह घर पर कई लोगों से मेलजोल के बाद ही शुरू होता है। शुरू हो रही है राजद के कद्दावर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की वोट यात्रा। रघुवंश प्रसाद सिंह आज कम से कम 10 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अभी वो गाड़ी में बैठ रहे हैं और इस गाड़ी से वो अपनी वोट यात्रा पर निकल पड़े हैं। रात को कम से कम 12 बजेंगे उनको लौटने में, और हर रोज़ का उनका रूटीन यही है। तो शुरू हो रही है रघुवंश प्रसाद सिंह की वोट यात्रा। आइए उनकी वोट यात्रा में हम भी शामिल होते हैं, रघुवंश बाबू की वोट यात्रा में शामिल होते हैं और देखते हैं कि जनता का उनके प्रति क्या रुख है और वो जनता से किस तरह से वोट मांगते हैं। अपने चुनाव क्षेत्र में पहुंचते ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने सिर पर गमछा बांध लिया और फिर उन्होंने फीता काटकर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। जीतेगा भाई, जीतेगा रघुवंश बाबू, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा रघुवंश बाबू, जीतेगा। कार्यालय में बैठकर वो काफी देर तक लोगों से बात करते रहे। लेकिन लोग नहीं भी आ जाएगी, वोट काटने के लिए खड़ा है, जीतने के लिए। जो नफरत की राजनीति करते हैं, जो दिलों को तोड़ने की राजनीति करते हैं, जो भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति करते हैं, और दूसरी तरफ यूपीए लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डॉक्टर शकील अहमद, अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे और डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह हैं, जो मोहब्बत की राजनीति करते हैं, जो दिलों को जोड़ने की राजनीति करते हैं, जो भाई के दिलों को भाई से मिलाने की राजनीति करते हैं। इसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह वोट यात्रा के अपने सफर पर निकल पड़े। धूल भरे कच्चे रास्तों से होती हुई रघुवंश प्रसाद का काफिला आगे बढ़ रहा था। सड़कों से ही पता चल गया कि इलाका विकास की कितनी बाट जोड़ रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह अब पहुंचे उस मैदान में जहां एक दिन बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रैली हुई थी। वैशाली से राजद के प्रत्याशी रघुवंश प्रसाद सिंह की वोट यात्रा जारी है। मैं इस समय खड़ा हूं कांटी थर्मल पावर स्टेशन के पास। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में ही पड़ता है और इस थर्मल पावर स्टेशन से
बिहार का हिस्सा, बिहार को बिजली मिल सके, इसकी कवायद पिछले कई सालों से चल रही है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कई बार क्षेत्र में दावा किया कि इससे बिजली इस इलाके को मिलेगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से 10 सालों की कोशिश के बाद यहाँ 2 यूनिट काम करना शुरू किया है, लेकिन 50 से 100 मेगावाट बिजली ही यहाँ बन पाती है। इस बार भी अगर सरकार बनती है, किसी की भी सरकार बने, तो क्षेत्र के सांसद की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि कांटी थर्मल पावर स्टेशन से बिहार का जो हिस्सा है वो मिल सके, केंद्र सरकार पर वो दबाव बनाया जा सके कि कांटी थर्मल पावर स्टेशन से बिहार को भी कुछ बिजली मिल सके, जिससे बिहार में बिजली की दशा सुधरे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने वोट यात्रा के दौरान लोगों से कहा है कि सूबे में बिजली की दशा सुधरे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस कांटी थर्मल पावर स्टेशन से बिजली जब बनने लगे, ठीक ढंग से ये चलने लगे, तो बिहार को भी उसका हिस्सा मिलेगा। और एकजुट होकर के सांप्रदायिक ताकतों को चकनाचूर करो, और दिल्ली तख्त पर किसी हालत में सांप्रदायिक ताकत को नहीं, सेकुलर फ्रंट की सरकार बने।